हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर हल करा रहा हूँ। इसमें चौथा सेट की ये आज अंतिम क्लास है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको इस सेट में 16 क्वेश्चन, फिर दूसरी वीडियो में मैंने बताया आपका 5 क्वेश्चन, तीसरी वीडियो में मैंने बताया फिर 5 क्वेश्चन और चौथी वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन बताया। तो आज ये इसकी अंतिम क्लास है और आपने अभी तक अगर ये सभी क्लासें नहीं देखी, इसकी पार्ट 1, 2, 3, 4, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये एक एक क्वेश्चन का हल करा दिया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने सभी आपको हल करा दिए। इधर भी आप देख सकते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन सभी आपको हल करा दिए हैं, ठीक है। तो आज का केवल 2 क्वेश्चन बाकी है, तो 2 क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये अथवा करके इसमें दिया है, या तो बोला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन होता है, चाहे ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन करें या नीचे वाला अथवा करके दिया हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहीं से देख सकते हैं ये मैंने पूरा लिख रखा है पहले से, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो इसे आप लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है, ठीक है। इन्होंने कुछ कल्पनाएं की थी, उस पर आधारित है। तो पहला इन्होंने क्या बताया, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगे निकलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन की कला समान होती है तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोग समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगे निकलती है, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत है, अगर इससे ये तरंगे ऐसे निकल रही है, ठीक है, तरंगे अगर ऐसे निकल रही हैं तो जब तरंगे निकलते हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी माध्यम होगा उसके जो कण होंगे वह क्या होंगे, कंपन करने लगेंगे, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हिलने लगेंगे। तो माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी कणों के कंपन की कला समान होती है। जहाँ पे भी अगर मान लीजिए जैसे यहीं पे अगर कंपन की कला समान है तो इसी को तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे, ठीक। तो आप लोग छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे। जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगे निकलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कणों के कंपन की कला समान होती है तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों ही महत्वपूर्ण, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम में कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, ठीक है। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम में कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये प्रकाश स्रोत निकला तो इसी प्रकार ये चलेगा, ठीक, तरंग के रूप में। तो अब इससे अगर जो तरंगे निकलेंगी वह नई तरंगों का निर्माण करेगा। किसका? नई तरंगों का निर्माण करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग समझेंगे, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ एनवलोप उस क्षण की नई स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हो, देखिए ये द्वितीयक तरंगिकाएं, इसको स्पर्श करता हुआ एक एनवलोप अगर खींचते हैं, ठीक है, ये एनवलोप अगर ये खींचते हैं तो ये तरंग की नई स्थिति को बताता है। ये तरंग की नई स्थिति को बताता है,
किसको बताता है? नई स्थिति को बताता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देखेंगे आगे। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए, मतलब सूत्र निगमन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्या? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। यहाँ पे सिद्धांत छूट गया तो आप लोग लिखेंगे के सिद्धांत के आधार पर। ठीक, के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि माना समतल तरंगाग्र ए बी है। माना समतल तरंगाग्र ए बी है, अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर आपतित होती है। माना समतल तरंगाग्र ए बी एक्स एक्स डैश पर आपतित होती है। ठीक है, आपतित प्रकाश तरंगाग्र, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए पर अभिलंब से आपतन कोण आई बनाती है। क्या बनाती है? आपतन कोण आई बनाती है। ठीक, पहले माध्यम में, इस माध्यम में देखिए ये माध्यम एक और ये माध्यम दो। ठीक, तो पहले माध्यम में तरंगाग्र का जो वेग होगा v1 और दूसरे में क्या होगा? v2। तो पहले में वेग क्या? v1, पहले माध्यम में v1 और दूसरे में क्या है? v2। ठीक है, आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश है। तो आपतित तरंगाग्र देख लीजिए आने वाली ए बी है और अपवर्तित ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर रचना लिखेंगे तो रचना इसमें बहुत ढेर सारी लिखना होता है। ठीक है, लेकिन रचना हम लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही काफ़ी लंबा पूछा था, तो रचना उतना लिखेंगे नहीं, बस आप नॉर्मल समझ लीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आप ऐसे भी समझ सकते हैं। माना एक्स एक्स डैश अपवर्तक पृष्ठ है। माना एक्स एक्स डैश अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होती है। ठीक, आपतित तरंगाग्र बिंदु ए पर अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बनाता है। आपतन कोण क्या बनाता है? आई बनाता है। पहले माध्यम में तरंगाग्र की चाल v1 और दूसरे में v2 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम और समझना चाहें तो देखिए ये समझ सकते हैं कि जब बिंदु, ठीक है, जैसे ही बिंदु ए पर समतल तरंगाग्र आपतित होती है, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब तक में ये द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश तक पहुँचती है तब तक में ये दूसरी तरंगिकाएं बी डैश तक ये पहुँच जाती है। ठीक है, तो देखिए इतना लिखना है, बस इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए छोटा सा डेरिवेशन है और काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो उसको आप लोग देखेंगे। तरंगाग्र के बिंदु बी को बी डैश तक तथा ए को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय। देखिए बी को बी डैश तक और ए को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय जो है मान लेते हैं टी है। ठीक है, तो ए से ए डैश तक और बी से बी डैश तक पहुंचने में लगा समय टी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बी बी डैश बराबर v1 इंटू टी। ठीक है, मतलब अगर आप ये फार्मूला देखें तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय से आया है और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो यहाँ पे देखिए किस वेग से? v1 वेग से, और समय क्या? t। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, b से b डैश आने तक में जो यहाँ पे दूरी होगी वह v1 और t होगी। क्या होगी? v1 t। इसी प्रकार यहाँ से a से a डैश तक आने में v2 इंटू टी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं a डैश बराबर v2 इंटू टी। अब देखिए त्रिभुज ए बी ए डैश, सॉरी ए बी बी डैश, तो त्रिभुज ए बी बी डैश, ठीक है, त्रिभुज बी ए बी बी डैश में देखिए यहाँ पे साइन आई, ठीक है, साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर फार्मूला जो होता है लंब बटे कड़ा, तो साइन थीटा बराबर लंब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? बी बी डैश। ठीक है, क्या है? बी बी डैश।
और कण यहाँ पे जो होगा ए बी डैश होगा। क्या होगा? ए बी डैश। तो ए बी डैश साइन थीटा बराबर साइन आई बराबर लंब बटे कण। तो ये देखिए लंब इसका ये और कण इसका ये। ठीक, उसके बाद देखिए त्रिभुज ए डैश बी, त्रिभुज ए डैश बी। ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी। तो यहाँ पे साइन आर, तो साइन आर, ठीक है, साइन आर का भी जो मान होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन आर। ठीक, तो साइन आर बराबर मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब यहाँ पे देख सकते हैं ए डैश है। क्या है? ए डैश है। और यहाँ पे कण जो है ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे कण जो होगा यही वाला बीच वाला होगा ए बी डैश होगा। क्या होगा? ए बी डैश होगा। तो देखिए समीकरण एक में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो साइन आई बटे साइन आर, ठीक, साइन आई बटे साइन आर बी बी डैश अपॉन ए बी डैश बटे ए डैश और ए बी डैश। तो ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या? बी बी डैश अपॉन ए डैश, बी बी डैश अपॉन ए डैश बचा। तो देखिए बी बी डैश का मतलब क्या है? यहाँ पे v1 इंटू टी, v1 इंटू टी मान है और ए डैश का मान है देखिए v2 इंटू टी, v2 इंटू टी। टी से टी कैंसिल तो v1 अपॉन v2। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2। यही नियतांक के बराबर होता है और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। ठीक दोस्तों, तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिएगा पीछे करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा था? दे ब्रोगली द्रव्य तरंगे क्या है? इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किस कारण से संबद्ध डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी और क्यों? ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अब इसका आप लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं द्रव्य तरंगे क्या होती है, या इसी को बोलते हैं दे ब्रोगली तरंग। तो द्रव्य तरंगे क्या होती है? द्रव्य के गतिमान कण, ठीक है, द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, द्रव्य के जो कण होते हैं अगर वह उपयुक्त परिस्थिति में होंगे तो तरंग की भांति कार्य करते हैं। ठीक, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। फिर दे ब्रोगली तरंगों के गुण, दे ब्रोगली तरंगों के गुण लिखेंगे आप। द्रव्य तरंगों में निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है, इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। तो पहला आप लोग समझेंगे, देखिए लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य और व्युत्क्रमानुपाती एम के। तो देखिए यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि देखिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, तो देखिए ये दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, ये द्रव्यमान है। देखिए हल्के कण से बद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। ठीक, जितना ये हल्का होगा तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है 1/v के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर वेग कम है, ठीक है, कम वेग है तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा। तो लिखेंगे कम वेग से गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/2 होता है। और देखिए एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तीसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखें, तरंग दैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। तरंग दैर्ध्य जो होती है कण के आवेश पर भी निर्भर नहीं करती। यह वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। जो दे ब्रोगली तरंग है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, याद रखें। कण ऊर्जा संवेग संबंध निम्न है। ई बराबर रूट में p² c² प्लस m² और c⁴। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन पूछा था। देखें यहाँ पे कण अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। क्वेश्चन में कह दिया कि ये तीनों की गतिज ऊर्जा समान है। किस क्षण से संबद्ध
दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। तो इसके लिए देखिए ये आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, अतः लैम्डा बराबर h अपॉन रूट में 2m की। ठीक है, रूट में 2m की से इलेक्ट्रॉन से बद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। ठीक है, इतनी तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये सभी एक एक क्वेश्चन मैंने हल करा दिए। अगर आपको समझ में आया है और इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको हमारी मेहनत लग रही है कि हाँ मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।